हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी एंजाइम के बारे में, एंजाइम की परिभाषा के बारे में, और उसके बाद वाली क्लास के अंदर हमने बात की एंजाइम के दो प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर, उसके बारे में। सबसे पहली क्लास में हमने बात की थी एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीनीय सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर क्या करते हैं, काम में आते हैं। उस अभिक्रिया की जो दर होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन एक और बात कि ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, मीन्स कि इनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में हमने बात की एंजाइम के प्रकार के बारे में। दो प्रकार के हमने एंजाइम के बारे में बात की थी। एक तो होते हैं सरल प्रकार के एंजाइम और दूसरे होते हैं संयुग्मित एंजाइम। सरल प्रकार के एंजाइम केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें अप्रोटीनीय भाग नहीं पाया जाता। जबकि संयुग्मित एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन प्लस अप्रोटीनीय भाग के बने होते हैं। प्रोटीनीय भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम, और जो अप्रोटीनीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सहकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारक। सहकारक में फिर हमने तीन प्रकार के पढ़े थे, कोएंजाइम हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया और धातु आयन हो गए। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंजाइमों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। एंजाइमों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम बात करते हैं तो जो अंतरराष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ है, अंतरराष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ, जैव रासायनिक संघ, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IUB। IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अनुसार जो एंजाइम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ जो है उसके अनुसार जो एंजाइमों का वर्गीकरण किया गया है वो 6 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। कितने वर्ग हैं इसके? 6 वर्ग। एंजाइमों को कितने वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया गया है? 6 वर्ग। और ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? ये 6 वर्ग हैं O, T, H, L, I और L। ये फर्स्ट, ये सेकेंड वर्ग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके। O4 ऑक्सीडो रिडक्टेज। O4 क्या होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहली क्लास कौन सी होती है? ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया। सेकेंड क्लास होती है T4 ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। सेकेंड क्लास ट्रांसफरेज हो गई। एंड थर्ड क्लास H4 हाइड्रोलेज, H4 हाइड्रोलेज। L4 लाइजेज, ये होता है लाइजेज। I4 आइसोमरेज, आइसोमरेज। एंड ये वाला जो L है इसका मतलब होता है लाइगेज, लाइगेज या लाइगेजेस। तो ये 6 वर्ग हैं एंजाइम को अंतरराष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ के द्वारा कितने वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है? 6 वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है। काफी सारा तो जो है इन वर्गों के अंदर जो एंजाइम्स आएंगे उनके बारे में इनके नाम से पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट वाला जो नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब कि ये कौन सी अभिक्रियाओं के से रिलेटेड होते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित ये एंजाइम होते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम जो होते हैं, ट्रांसफरेज, ट्रांसफर मतलब ये स्थानांतरण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? स्थानांतरण। मतलब एक जो क्रिया कारक है
ठीक है, एक जो क्रिया कारक है उससे किसी ग्रुप का या समूह का स्थानांतरण दूसरे समूह पर करवाने का कार्य कौन करते हैं? ट्रांसफरेज करते हैं। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज जनरली जो है विभिन्न प्रकार के जो क्रिया कारक है उनका जल अपघटन करने का कार्य करते हैं। उनके जो रासायनिक बंध है उनको जल की सहायता से क्या करते हैं? तोड़ते हैं। लाइजेज, लाइजेज भी क्या करते हैं? तोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन किसकी अनुपस्थिति में? जल की अनुपस्थिति में ये तोड़ने का कार्य करते हैं। आइसोमरेज, आइसोमरेज समावेयी परिवर्तन करते हैं, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप पे परिवर्तन करने का कार्य किनका होता है? आइसोमरेज का। और लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो आपस में दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं या क्रिया कारक जो होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये 6 क्लास है, इन 6 क्लास में एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में मैंने बताया कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस वर्ग के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं उनको क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में किसको सम्मिलित किया गया है? ऑक्सीकरण और या फिर अपचयन से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं उनको इस वर्ग में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। क्लियर? मतलब कि ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीकरण या अपचयन क्रियाओं के लिए कार्य करते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो है परिभाषा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ी होगी। सामान्यतः ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये दो तो सामान्य सी परिभाषा हो गई। तीसरी होती है विद्युत ऋणी तत्व का, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या फिर विद्युत धनी तत्व का निकलना, विद्युत धनी तत्व का निकलना। इसके अलावा ये तो किसके आधार पर हो गया? ये ऑक्सीजन के आधार पर हो गया, ये हाइड्रोजन के आधार पर हो गया, ये विद्युत ऋणी और विद्युत धनी तत्व के आधार पर हो गया। और एक परिभाषा और आती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण में कोई भी अगर तत्व या फिर कोई मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के आधार पे बात करें तो उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है मींस कि उस तत्व का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो ये परिभाषा जो है यहाँ पर काम में आएंगी, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये ऑक्सीकरण होता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन में, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना या विद्युत धनी तत्व का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये सब किस में आएगा? अपचयन। अपचयन के अंदर अगर किसी तत्व का अपचयन हो रहा है मतलब कि उसका ऑक्सीकरण संख्या में क्या आती है? कमी आती है। और अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम्स होते हैं वो सामान्यतः किससे संबंधित होते हैं? ऑक्सीकरण या फिर अपचयन से संबंधित होते हैं। इसके हम उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण जैसे यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि ये कोई भी तत्व है A और एक कौन सा है? B। A और B दो जो है क्रिया कारक हैं। A का क्या होगा? रिडक्शन हुआ और B का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। A का अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो ग्रहण कौन करेगा? कौन करेगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन किसमें? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है B का, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ग्रहण कौन कर रहा है? A। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज और B क्या हो गया? रिड्यूस। मतलब इनके अंदर क्या आ जाएगा? ये
इनकी जो स्थिति है उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इस कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं उनके हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से इसमें एंजाइम्स आते हैं, तो एक आता है इसका उदाहरण ऑक्सीडेज। एक एग्जाम्पल कौन सा है इसका, ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं सामान्यतः ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, किस लिए, इलेक्ट्रॉन ग्राही के लिए। ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्रिया कारक में से कहीं पर जो है क्या किया, किसी क्रिया कारक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब उस इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो यहां पर ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का उपयोग करवाते हैं, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में किसको जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीधे किससे नहीं जुड़ते हैं, क्रियाधार से नहीं जुड़ते। इस प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं, वो सीधे किससे नहीं जुड़ते हैं, सीधे क्रियाधार से नहीं जुड़ते हैं। क्रियाधार से ना जुड़कर क्या करते हैं, ये क्रियाधार से नहीं जुड़ते हैं। नहीं जुड़ने के बजाय ये क्या करते हैं कि क्रियाधार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऑक्सीडेज का एक उदाहरण है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये आप रेस्पिरेशन, श्वसन के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो कैसा एंजाइम होता है, कौन से वर्ग के अंदर आता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट जो उदाहरण है इसका ऑक्सीजनेज। अगला उदाहरण, पहला हो गया ऑक्सीडेज, सेकंड आता है ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज, ऑक्सीडेज और ऑक्सीजनेज, इन दोनों में अंतर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये सीधे जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ऑक्सीजन को सीधा किसके साथ में जोड़ते हैं, क्रियाधार के साथ में। ऑक्सीजन को सीधा क्रियाधार के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं, क्रियाधार के साथ जोड़ते हैं। दोनों में अंतर, ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं, जबकि ऑक्सीजनेज जो होते हैं वो सीधे ही ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ देते हैं, किसके साथ जोड़ देते हैं, क्रियाधार के साथ में जोड़ देते हैं। क्रियाधार क्या होते हैं, अभिकारक। कोई भी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाधार जो है सबस्ट्रेट, और ये क्रियाधार जो है एंजाइम की उपस्थिति में किसके अंदर परिवर्तित होते हैं, उत्पाद के अंदर परिवर्तित होते हैं। क्रियाधार एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उत्पाद को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंजाइम को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तरीके से आप सामान्य रासायनिक अभिक्रिया अगर पढ़ रहे हो तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो क्रिया कारक होते हैं, क्या होते हैं, क्रिया कारक होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रियाधार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्रियाधार है उसको उत्पाद में परिवर्तित करना है, और वो उत्पाद में जो है तीव्र गति से किसकी उपस्थिति में परिवर्तित होता है, एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ये एंजाइम की कैटेगरी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेज और ऑक्सीजनेज। ऑक्सीडेज जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में, जबकि ऑक्सीजनेज क्या करते हैं, सीधे ही ऑक्सीजन जो है यहां से इन्होंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और उस ऑक्सीजन को सीधे ही किसके साथ में जोड़ दिया, किसके साथ में जोड़ा, क्रियाधार के साथ में जोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट बात करें हम अगली जो कैटेगरी आती है इसकी, यहां पर डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में जो थर्ड कैटेगरी है डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज का
डिहाइड्रोजिनेज। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? डिहाइड्रोजिनेज। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जो क्रियाधार है उसमें से किसको रिमूव करने का कार्य करते हैं? हाइड्रोजन को रिमूव करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसे ये ऑक्सीजन के अलावा ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के अलावा ये अन्य अणु, ऑक्सीजन के अलावा अन्य अणु जैसे NAD+, निकोटिनामाइड, निकोटिन एडेनिन निकोटिनामाइड, ठीक है, NAD का उपयोग इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया? डिहाइड्रोजिनेज। और चौथा इसका एक उदाहरण आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज का, परऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम? परऑक्सीडेज। नाम से पता चल रहा है परऑक्साइड। ये H2O2 का उपयोग करते हैं। H2O2 का उपयोग इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, हमने बात की कि ऑक्सीकरण और किससे संबंधित होता है? अपचयन अभिक्रिया से संबंधित होता है। और ऑक्सीकरण अगर हो रहा है मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाके अगर एक जगह से एक क्रियाकारक से निकल रहे हैं तो उसको ग्रहण करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहां पर ये एंजाइम क्या करते हैं? जैसे ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में किनको जोड़ता है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का कार्य करता है। ऑक्सीजनेज जो होता है सीधे ही किसको जोड़ देता है? ऑक्सीजन को जोड़ देता है। किसके साथ में? क्रियाधार के साथ में। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो सामान्यतः ऑक्सीजन के अलावा, किसके अलावा? ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई जो अणु है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है NAD+, उनका उपयोग किसके रूप में करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करते हैं। परऑक्सीडेज ये भी जो है ऑक्सीडोरिडक्टेज टाइप के एंजाइम है। ये क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है उसको किसके साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं? H2O2। अब यहां पर ये NAD+ H2O2 हो गया, यहां पर ऑक्सीजन हो गया। ये प्रोवाइड करवाने का कार्य किसका होता है? इन एंजाइम्स का होता है। ये एंजाइम ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के सामने लाकर रखते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन उनके साथ में क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए और क्रियाकारक का क्या हो सके? ऑक्सीकरण हो सके। ठीक है, यहां पर क्या किया? ऑक्सीजनेज में यहां पर सीधे ही ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या दे रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है किसी भी तरीके से। तो वो क्रियाधार के साथ में किसको जोड़ रहा है? ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमने पहली कैटेगरी, पहला जो वर्ग है वो कौन सा हो गया? ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसके बारे में पढ़ा। इसके अंदर ये 4 उदाहरण है: ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज, परऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा जो वर्ग आता है एंजाइम्स का वो आता है ट्रांसफरेज। सेकेंड वर्ग के बारे में हम बात करते हैं, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कार्य क्या होता है? स्थानांतरण का कार्य होता है। ये क्या करते हैं कि एक जो यौगिक होता है, कोई भी एक यौगिक है, उस यौगिक से कोई समूह जो है उस समूह का स्थानांतरण, ये एक यौगिक हो गया, यहाँ पर एक कोई भी समूह है, समूह अमीनो समूह हो सकता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है और किसी प्रकार का समूह हो सकता है। इस समूह का स्थानांतरण दूसरे यौगिक पर करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? किसका स्थानांतरण करते हैं? समूह का स्थानांतरण करते हैं। कहां से? एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर किसी विशेष प्रकार का जो समूह होता है उसका स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। अब ये जो समूह है वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये समूह हो सकता है अमीनो समूह हो सकता है, अमीनो समूह NH2 ग्रुप हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है, कार्बोक्सिलिक
OH समूह ये हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, CH3 मैथिल समूह हो सकता है CH3। तो ये कुछ उदाहरण है समूह का। तो ट्रांसफरेज का कार्य क्या होता है कि एक यौगिक से किसी समूह का स्थानांतरण ये क्या करते हैं, किसी दूसरे यौगिक पर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एक सिंपल सी वर्ड इक्वेशन से अगर समझे तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट कार्य कर रहे हैं, उसमें एक जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है, क्रियाकारक AB, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और ये कौन सा है दूसरा C, इसके साथ में रिएक्शन किया। B यहाँ पर क्या है, एक समूह है, B क्या है, एक कोई ग्रुप है। तो इस ग्रुप का स्थानांतरण ये कहाँ पर कर देगा, कहाँ पर करेगा, C के पास में करेगा। तो यहाँ पर क्या रह गया, A, और ये जो है B किसके साथ में अटैच हो गया, C के साथ में अटैच हो गया। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज करने का कार्य किसका होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम का होता है। ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ से ये B जो समूह है उसको किसके पास में स्थानांतरित कर दिए, C समूह के पास में स्थानांतरित कर दिए। हम उदाहरण की बात करें, ट्रांसफरेज के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनमें सबसे फर्स्ट है ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नाम से पता चल रहा है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी किसका स्थानांतरण करेंगे, ये क्रियाधार पर कार्बोक्सिल समूह का स्थानांतरण करते हैं। कौन से समूह का, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह का क्या करते हैं, ये स्थानांतरण करते हैं। ओके, सेकंड उदाहरण है इसका, ट्रांसफरेज का सेकंड उदाहरण आता है ट्रांस एमिनेज। यहां पर भी इसके नाम से पता चल रहा है एमिनेज, किसका स्थानांतरण करेंगे, ये अमीनो समूह का स्थानांतरण करते हैं। और ये अमीनो समूह का स्थानांतरण जनरली ये किससे करते हैं, एक अमीनो अम्ल से किसका, अमीनो समूह का स्थानांतरण, अमीनो समूह NH2 का स्थानांतरण किस पर करते हैं, ये कीटो अम्ल पर। किस पर करेंगे, कीटो अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके अंदर कौन सा ग्रुप उपस्थित होता है, कीटोन समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं वो, कीटो अम्ल कहलाते हैं। तो ट्रांस एमिनेज, ध्यान रखना, ट्रांस एमिनेज हमेशा अमीनो समूह का स्थानांतरण किससे, एक अमीनो अम्ल से किस पर करते हैं, कीटो अम्ल पर करते हैं। उसके बाद में आता है काइनेज। अगला उदाहरण ट्रांसफरेज का काइनेज जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम किसका स्थानांतरण करते हैं, ये फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। किसका स्थानांतरण करते हैं, ये फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। फॉस्फेट समूह क्या होता है, PO4 इसका स्थानांतरण करते हैं। और इसका जो स्थानांतरण है ये कहां से करते हैं, ATP से करते हैं। कहां से करते हैं, ATP से फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। ATP के बारे में आप लोगों को पता होगा, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 11वीं क्लास के अंदर अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो यहाँ पर जो इसमें क्या होता है, एक शुगर होता है, कौन सा शुगर होता है, OH, यहाँ पर केवल क्या आएगा, डीऑक्सीराइबोज, OH, राइबोज शुगर होती है। यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है, एडेनिन नाइट्रोजन क्षार होता है। और ये जो 5th कार्बन होता है, यहाँ पर ये जो 5th कार्बन है इससे कितने फॉस्फेट जुड़े होते हैं, 3 फॉस्फेट, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं, ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ATP की, एडिनोसिन, ये एडेनिन और ये राइबोज शुगर मिलके क्या बनाता है, एडिनोसिन बनाता है। और इसके साथ में ये कितने फॉस्फेट अटैच है, कितने फॉस्फेट जुड़े हुए, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके और ये फॉस्फेट को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, PO4 को फ्री कर देते हैं। और ये जिस भी दूसरे क्रियाधार को इसकी आवश्यकता होती है उस पर इसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण की बात करें, आप लोग श्वसन के अंदर इसके बारे में पढ़ोगे, काइनेज एंजाइम वहां पर आएगा। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज
ग्लूकोज जानते हो सब, C6H12O6। इसकी जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होती है जब ये एटीपी के उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, यहां पर देख रहे हो आप। और यहां पर जो काइनेज एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, यहां पर हेक्सोकाइनेज। कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कौन से शर्करा पर कार्य करता है, हेक्सोज शर्करा पर कार्य करता है। हेक्सोज जो कार्बोहाइड्रेट होती है उन पर कार्य करता है। ग्लूकोज किस टाइप की शुगर होती है, हेक्सोज शुगर होती है, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। एक प्रकार की क्या होती है, हेक्सोज शर्करा होती है, एटीपी। ठीक है, हेक्सोकाइनेज अब यहां पर क्या करेगा, देखो इसको अच्छी तरीके से समझो। हेक्सोकाइनेज एटीपी के अंदर से एक क्या निकालता है, फॉस्फेट निकालता है, और उस फॉस्फेट को ग्लूकोज के कौन से कार्बन पर, 6 नंबर वाले कार्बन पर क्या कर देता है, जोड़ देता है। और ये ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और एटीपी एक फॉस्फेट निकलने के बाद में किस में बदल गया, एडीपी के अंदर बदल गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले क्या था, ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल गया, अब क्या रह गया यहाँ पर, डाइफॉस्फेट हो गया। तो ये काइनेज एंजाइम है। इस टाइप के जो है उदाहरण आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे। एक और इसका उदाहरण है ट्रांसफरेज का एक उदाहरण, और हम चौथा उदाहरण की बात करें तो ये होता है फॉस्फोरिलेज। कौन सा, फॉस्फोरिलेज। चौथा उदाहरण इसका फॉस्फोरिलेज। फॉस्फोरिलेज जो एंजाइम होते हैं या इस वर्ग के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या कार्य करते हैं, फॉस्फेट का स्थानांतरण करते हैं। किसका स्थानांतरण करते हैं, फॉस्फेट का स्थानांतरण करते हैं। फॉस्फेट का स्थानांतरण, फॉस्फेट का स्थानांतरण करते हैं। लेकिन देखो हमने देखा काइनेज, काइनेज का कार्य भी क्या हुआ है, फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण। और फॉस्फोरिलेज का भी कार्य क्या होता है, फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि काइनेज जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे फॉस्फेट समूह लेते हैं, एटीपी से लेते हैं। किससे लेते हैं, एटीपी से लेते हैं। जबकि फॉस्फोरिलेज जो होते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित अकार्बनिक, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित अकार्बनिक फॉस्फेट, कौन से फॉस्फेट का, अकार्बनिक फॉस्फेट का क्या करते हैं, स्थानांतरण। कोई भी जो क्रियाधार है उसको अगर फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है और वो फॉस्फेट अगर कौन सा है, अकार्बनिक फॉस्फेट है, जो फ्रीली किसमें उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं, जिनको जनरली कैपिटल पी और ऐसे स्मॉल आई ऐसे लिखा जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसका स्थानांतरण कौन करते हैं, फॉस्फोरिलेज। तो दोनों में ध्यान रखना, दोनों का कार्य एक है। काइनेज भी वही कार्य करता है, फॉस्फोरिलेज भी वही कार्य करता है, लेकिन काइनेज फॉस्फेट को कहां से लेता है, एटीपी से लेकर क्रियाधार को देता है, जबकि फॉस्फोरिलेज कोशिका द्रव्य में उपस्थित अकार्बनिक फॉस्फेट का क्या करता है, क्रियाधार के ऊपर स्थानांतरण करता है। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई एंजाइम्स की। दूसरा वर्ग ट्रांसफरेज, जिसमें हमने 4 एग्जांपल देखे, ट्रांसकार्बोक्सिलेज, ट्रांसएमिनेज, काइनेज और फॉस्फोरिलेज। तीसरा वर्ग आता है एंजाइम का हाइड्रोलेज वर्ग। हाइड्रोलेज वर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो हाइड्रोलेज वर्ग के जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बंध होते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो बंध होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के बंध, अब ये विभिन्न प्रकार के बंध कौन कौन से हो सकते हैं, ये बंध हो सकते हैं, एस्टर बंध हो सकता है, एस्टर, ईथर बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, पेप्टाइड बंध हो सकते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध जो है ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, अमीनो अम्ल के बीच में जो है कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध हो सकता है, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बंध हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं।
जब कार्बोहाइड्रेट की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो वो कौन से बंध की सहायता से जुड़ती है, ग्लाइकोसाइडिक बंध की सहायता से जुड़ के डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का क्या करती है, निर्माण करती है। या फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन हैलोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये कुछ उदाहरण है, ये बॉन्ड हो सकते हैं। या फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है। इन जो बंध है, ये विभिन्न प्रकार के जो बंध है, इन विभिन्न प्रकार के बंध का क्या करता है, ये जल अपघटन करता है। क्या करता है, जल अपघटन, मतलब जल की सहायता से या जल की उपस्थिति में इन बंधों को तोड़ने का कार्य किसका होता है, हाइड्रोलेज का होता है। जैसे जनरल रिएक्शन हम इसकी देखें, ए और बी, ए बी एक कोई क्या है, क्रियाधार है या क्रियाकारक है, H2O की उपस्थिति में ये जो हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो क्या करेंगे, इसको A और B के बीच में जो ये बंध बना हुआ है, रासायनिक बंध है, इसको तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे AH प्लस BOH, यहां से ये H और ये OH, ये किसके साथ में बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, और ये इसके साथ में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है, इसको बंध को तोड़ने का कार्य किसका होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम का। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि इनका क्या करवाता है, ये जल अपघटन करवाता है, जल की उपस्थिति में ये कार्य करेगा। इसके उदाहरण की हम बात करें, एक होता है फॉस्फोएस्ट्रेज, उदाहरण इसके देखें, हाइड्रोलेज के जो उदाहरण है फॉस्फोएस्ट्रेज, पहला उदाहरण इसका है फॉस्फोएस्ट्रेज। एग्जाम्पल इसके फॉस्फोएस्टरेज, नाम से पता चल रहा है कौन से बॉन्ड को ये तोड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध का क्या करता है, ये जल अपघटन करता है। फॉस्फोडाइएस्टर बंध कौन से बंध का जल अपघटन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध का ये क्या करता है, जल अपघटन करता है। अब अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के बारे में आप लोगों को पता होगा। जब विभिन्न प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है, 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो आपस में जब जुड़ते हैं और एक डीएनए अणु का निर्माण करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। और इस बंध को तोड़ने का कार्य किसका होता है, फॉस्फोएस्ट्रेज एंजाइम का होता है। दूसरा उदाहरण यहां पर आता है फॉस्फेटेज, हाइड्रोलेज एंजाइम का सेकंड उदाहरण फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज जो एंजाइम होते हैं, ये क्रियाधार से फॉस्फेट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्रियाधार से किसको अलग करेंगे, फॉस्फेट को, क्रियाधार से फॉस्फेट को अलग करने का कार्य करते हैं। किसके अपोजिट कार्य करते हैं ये, हमने पिछली कैटेगरी के अंदर पढ़ा था 2 एंजाइम, काइनेज और फॉस्फोरिलेज एंजाइम। काइनेज और फॉस्फोरिलेज दोनों एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी जो क्रियाधार होता है उसमें फॉस्फेट को जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग थी। वो कौन सी कैटेगरी में थे, ट्रांसफरेज एंजाइम कैटेगरी के अंदर, वर्ग के अंदर थे। यहाँ पर जो फॉस्फेटेज होता है वो हाइड्रोलेज में आता है, और ये जल अपघटन के द्वारा किसी भी क्रियाधार के अंदर से फॉस्फेट समूह जो होता है उसको क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। तीसरा इसका उदाहरण है पेप्टिडेज, हाइड्रोलेज का तीसरा उदाहरण पेप्टिडेज, नाम से पता चल रहा है पेप्टिडेज, पेप्टाइड बंध से रिलेटेड होगा ये। और ये जो है किस कौन से बंध को तोड़ता है, प्रोटीन में पाए जाने वाले पेप्टाइड बंध को तोड़ने का कार्य करता है। कौन से बंध को, पेप्टाइड बंध को तोड़ने का कार्य करता है। पेप्टाइड बंध कहाँ पाया जाता है, बहुत सारे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच के अंदर जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध। तो इसका जो ब्रेकडाउन है या इसका जो जल अपघटन होता है वो कौन से एंजाइम के सहायता से होता है, पेप्टिडेज। अब ये पेप्टिडेज के भी बहुत सारे उदाहरण हम पाचन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गए। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पेप्टिडेज कैटेगरी में आते हैं। और ये कौन से बंध को तोड़ते हैं, पेप्टाइड बंध को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये तीसरी क्लास हो गई, तीसरा वर्ग हो गया एंजाइम का हाइड्रोलेज, जिसमें हमने हाइड्रोलेज
ये विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक बंध को तोड़ते हैं, किसकी द्वारा, जल अपघटन के द्वारा तोड़ते हैं। यहाँ पर हमने 3 इसके उदाहरण देखे, ये मेजर उदाहरण है, इनके अंदर और भी बहुत सारे नाम आते हैं, फॉस्फोएस्ट्रेज, फॉस्फेटेज और पेप्टिडेज। चौथा वर्ग आता है एंजाइम का लाइजेज। लाइजेज जो एंजाइम्स होते हैं वो बिना जल की सहायता से, ये क्या करते हैं, बिना जल की सहायता से जो बड़े यौगिक होते हैं, बड़े यौगिक होते हैं उनको तोड़कर किस में बदलने का कार्य करते हैं, छोटे यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, छोटे यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं कौन, लाइजेज एंजाइम। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने लिखा है बिना जल की सहायता से, ये किसका उपयोग नहीं करते हैं, जल का उपयोग नहीं करते हैं। कौन से, लाइजेज जो एंजाइम्स होते हैं, कि ये बिना जल के उपयोग के किसमें, किसको, बड़े यौगिक को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन देखें, सामान्य ये कोई भी जो है बड़ा एक हाइड्रोकार्बन या मॉलिक्यूल है, कार्बन का बना हुआ, इससे 2 ग्रुप्स अटैच है, एक्स और वाई। यहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम, लाइजेज एंजाइम अगर उपस्थित होगा तो ये लाइजेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर से एक्स और वाई को अलग कर देता है, इसमें से एक्स और वाई एक अलग जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाते हैं, और कार्बन ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन यहाँ पर क्या मिल हमको ऑब्टेन हो जाती है। तो पहले ये बड़ा यौगिक था, ठीक है, इसको 2 छोटे छोटे यौगिकों में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। कौन से एंजाइम करते हैं ऐसा कार्य, लाइजेज। तो यहाँ पर इसके उदाहरण हम देखें लाइजेज एंजाइम के, इसके उदाहरण में सबसे पहले आता है एल्डोलेज, पहला उदाहरण है इसका एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम्स जो होते हैं, एल्डो से पता चल रहा है कि ये क्रियाधार से कौन से समूह को अलग करते हैं, एल्डिहाइड समूह को अलग करते हैं। क्रियाधार से एल्डिहाइड समूह को अलग करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, एल्डिहाइड समूह को क्या करते हैं, अलग करने का कार्य करते हैं। कौन से एंजाइम, एल्डोलेज। जैसे यहाँ पर क्या हो, CHO, तो ये इसको अलग कर देंगे, ये CHO किसके साथ में, Y के साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सिंथेज एंजाइम, दूसरा इसका उदाहरण है सिंथेज, नाम से पता चल रहा है, सिंथेज मतलब सिंथेसिस, 2 अणुओं का। इसका एक खास बात होती है, ये बिना ATP के उपयोग, बिना ATP मतलब बिना ऊर्जा, ATP से क्या मतलब है यहाँ पर, ऊर्जा। बिना ATP के उपयोग ये 2 अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। बिना ATP के उपयोग ये 2 अणुओं को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये कौन सा हो गया, सिंथेज। उसके बाद में आता है डिहाइड्रेटेज, डिहाइड्रेशन किसका निष्कासन करता है, ये बड़े यौगिक में से H2O का निष्कासन करने का कार्य करता है। किसका निष्कासन करेगा, ये H2O का निष्कासन करेगा। ओके, चौथा इसका उदाहरण आता है लाइजेज का डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज का कार्य होता है CO2 का निष्कासन। एक बड़े यौगिक में से किसका निष्कासन करता है, ये CO2 का निष्कासन करने का कार्य करता है, उसको उसमें से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ये डीकार्बोक्सिलेज से मिलता जुलता नाम हमने पढ़ा था ट्रांस कार्बोक्सिलेज। क्या पढ़ा था, ट्रांस कार्बोक्सिलेज, लेकिन उसका कार्य अलग था, वो कार्बोक्सिलिक समूह का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। जबकि जो डीकार्बोक्सिलेज होता है वो एक यौगिक में से या क्रियाधार में से किसका निष्कासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, निष्कासन करता है। ये हो गया 4th वर्ग, जिसके अंदर लाइजेज होता है। लाइजेज बड़े यौगिकों को छोटे यौगिकों में बिना जल की सहायता से परिवर्तित करने का कार्य करता है। उदाहरण एल्डोलेज, सिंथेज, डिहाइड्रेटेज और डीकार्बोक्सिलेज।
नेक्स्ट वर्ग आता है एंजाइम का आइसोमरेज। पांचवा जो वर्ग है अकॉर्डिंग IUB वो कौन सा है? आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करता है? ये जो विभिन्न प्रकार के जो समवेयी होते हैं, समवेयता आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, रासायनिक विज्ञान के अंदर पढ़ी होगी, उसको क्या होता है देखो आइसोमरेज। पांचवा वर्ग एंजाइम का आइसोमरेज। क्या करते हैं आइसोमरेज? ये जो वर्ग होता है, इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो समावेयी होते हैं, जैसे प्रकाशीय समावेयी हो गए, ज्यामितीय समावेयी हो गए, प्रकाशीय समावेयी हो सकते हैं, ज्यामितीय समावेयी हो सकते हैं, या फिर स्थितीय समावेयी। स्थितीय समावेयी जो होते हैं स्थितीय समवेयों के जो अंतर रूपांतरण होता है, अंतर रूपांतरण को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। अंतर रूपांतरण मतलब उसी अणु के अंदर जो समूह होते हैं, ठीक है, जो फंक्शनल समूह उसके साथ में जुड़े होते हैं, उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन? आइसोमरेज। किसी दूसरे अणु से इनको कोई मतलब नहीं होता है, ये उसी अणु के अंदर किसी समूह को एक जगह से हटाएंगे या एक कार्बन से या एक तत्व से हटाकर दूसरे कार्बन के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण की हम बात करें, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आता है म्यूटेज। कौन से एंजाइम? म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम जो है सामान्यतः क्या करते हैं? ये क्रियात्मक समूह का अंतराण्विक स्थानांतरण करते हैं। क्रियात्मक समूह का अंतराण्विक स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखें, एक उदाहरण लेते हैं, श्वसन के अंदर ही आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां से बनाता है? ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु को एक क्या मिलता है? फॉस्फेट मिलता है, और वो फॉस्फेट किससे आकर जुड़ जाता है? 6 नंबर वाले कार्बन से आकर जुड़ जाता है, और ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब नेक्स्ट बारी आती है किसकी? म्यूटेज एंजाइम की। और यहाँ पर जो म्यूटेज एंजाइम होता है वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ था? 6 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ था। म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में वो कौन से कार्बन पर आकर जुड़ जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पर आकर, फर्स्ट वाले कार्बन पर आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये कौन से हो गए? आइसोमरेज एंजाइम हो गए। उसके बाद में आता है 6 वर्ग यहां पर लाइगेज। छठा जो वर्ग होता है एंजाइम का वो होता है कौन सा? लाइगेज वर्ग होता है। लाइगेज एंजाइम सामान्यतः अणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो अणुओं के बीच में बंध बनाने का कार्य इनका होता है। लाइगेज एंजाइम ये छठा वर्ग है। ये एंजाइम, इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो क्या करते हैं? संघनन क्रिया द्वारा, संघनन क्रिया क्या होती है? जहां पर बॉन्ड बनता हो, लेकिन बॉन्ड कब बनेगा? H2O के निष्कासन के बाद। वहां पर अगर बंध का निर्माण हो रहा है तो वहां पर बाहर क्या निकलेगा? H2O अणु भी निकलता है। संघनन क्रिया द्वारा नए पदार्थ के संश्लेषण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। नए पदार्थ के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। कौन से एंजाइम? लाइगेज एंजाइम वो प्रेरित करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की। अब ये जो संघनन क्रिया होती है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता भी होती है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनमें एटीपी की आवश्यकता होती है। और दो यौगिक जो है उनको कौन से बंध के द्वारा जोड़ा जाता है, संघनन क्रिया में क्या बनेगा, बंध बनेगा। और जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध के द्वारा जो है, जैसे ए और बी को जोड़ा गया, पहले ए और बी दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर क्या निकला, जल निकला, H2O निकला, इनके बीच में बंध बना। ये बंध कैसा होता है, कौन से नेचर का होता है, सहसंयोजक बंध होता है। इनका ये जो एंजाइम है इनको एक नाम से और जाना जाता है, सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम बोलते हैं इनको, सिंथेटेज एंजाइम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ में कंफ्यूज मत होना, एक और एंजाइम हमने पढ़ा था लाइजेज एंजाइम, एक और कैटेगरी थी पहले वाली लाइजेज। लाइजेज के अंदर एक उदाहरण पढ़ा था सिंथेज, एक क्या था, सिंथेज। तो दोनों में अंतर है, सिंथेज एक प्रकार का लाइजेज होता है, जबकि सिंथेटेज जो होता है वो क्या होता है, लाइगेज होता है। सिंथेटेज क्या होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। तो दोनों को याद रखें। सिंथेज सामान्यतः क्या करता है, यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की। जबकि सिंथेटेज के अंदर किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये ए प्लस बी किसकी उपस्थिति में, एटीपी की उपस्थिति में, किसमें बदल गए, ए बी, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। इसका उदाहरण की बात करें हम, पीईपी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उदाहरण इसका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो कि कहाँ पर काम आता है इसका, ये आएगा TCA चक्र जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन के अंदर ये एंजाइम काम में आएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 क्लास के बारे में बात की। 6 क्लास कौन कौन सी थी, फर्स्ट वाली जो क्लास थी वो कौन सी थी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, O4 ऑक्सीडो रिडक्टेज, T4 ट्रांसफरेज, H4 हाइड्रोलेजेज, L4 लाइजेज, I4 आइसोमरेज, एंड सेकेंड L जो है उसका मतलब होता है लाइगेज। तो यहाँ पर ये 6 क्लास है एंजाइम की। जितने भी हम आगे जो सिस्टम पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं शरीर के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ेंगे वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम आएंगे। तो इनके उदाहरण हमको हर जगह लगभग मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये 6 जो है वर्ग किसके अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संघ के अनुसार जो एंजाइम है उनको कितने वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, 6 वर्ग के अंदर। ऑक्सीडो रिडक्टेज, नंबरिंग यही होती है इनकी। अगर पूछा जाए कि पहला वर्ग कौन सा होता है एंजाइम का, तो नंबरिंग यही रहेगी। जो फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड कौन सा होगा, ट्रांसफरेज, थर्ड कौन सा होगा, हाइड्रोलेज, फोर्थ कौन सा होगा, लाइजेज, फिफ्थ कौन सा होगा, आइसोमरेज, और सिक्स्थ कौन सा होगा, लाइगेज। इनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो सकता। हम चाहे कि हम आइसोमरेज को प्रथम वर्ग के अंदर रखें तो ऐसा नहीं है, पहले से फिक्स कर दिया है किसने, IUB ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ये फिक्स है कि प्रथम वर्ग के अंदर कौन से एंजाइम आएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज, फोर्थ में कौन से आएंगे, लाइजेज एंजाइम। तो ये 6 वर्ग है। 6 वर्ग के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।